ओके, सो आज प्लेन का कंटिन्यूएशन क्लास है। आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होता कैसा है, दिखता कैसा है गाइस, ये चीज को पहले हम लोगों को समझ लेना होगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होता है आर डॉट यूनिट वेक्टर, सॉरी आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये यहाँ पे एन क्या है, अगर मैं डेफिनेशन सीधा सीधी बोलूं तो डेफिनेशन क्या होता है, ये आर डॉट एन इज इक्वल, सॉरी आर डॉट यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू डी। डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। डी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। और एन क्या वेक्टर है, के प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन, नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन। ये जो सामने क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज आई एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। तो गाइस यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई अगर कर पा रहे हो, अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो यहाँ मेरा जो यूनिट वेक्टर एन है वो कौन है, आई, और डिस्टेंस कौन है फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस है तो ये 5 है। तो ये ओके, यहाँ तक ठीक है। मतलब अवेलेबल कब हो, मतलब थर्सडे को या फ्राइडे? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जैसे एक यूनिट वेक्टर, देखो ये यूनिट वेक्टर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल फॉर्म का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या था, हमारा फॉर्मेट है एन आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। तो आर ऐसे रहेगा, यूनिट वेक्टर है ये आपका आई है और डी आपका 5 है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया यहाँ पे, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, reduce this equation to normal form and hence find the length of the perpendicular from the origin। गाइस हम लोग जानते हैं ये जो तुमको एक्सप्रेशन दिया गया है r डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इज इक्वल टू 5, क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है गाइस? जवाब है नहीं। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है गाइस, नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे n का यूनिट वेक्टर दिया रहता है और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं ना। ये आपको किस फॉर्मेट में दिया गया है, ये आपका जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट है आपका ये, ठीक है। आपको n का यूनिट वेक्टर निकाला है। तो गाइस हम लोग क्या जानते नहीं है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपका n वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस 12k, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर वाले इसमें देखना, उसमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर कितना है 3i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 का स्क्वायर इज 9, 16 का 4 का स्क्वायर है 16 और ये 144, तो ये 139 हो जाएगा, सॉरी ये 144 और ये हो गया 25, है ना। तो कितना 169 होगा ना, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर प्लस 12k, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखूं, क्योंकि अब हमें यूनिट वेक्टर पता चल गया है, तो इतना समझ आ गया मुझे कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, कि इस वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करते हो तो जाहिर सी बात है आपको राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट बैलेंस, राइट। तो ये क्या यूनिट वेक्टर नहीं है, यही तो डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का मेरे भाई। और ये मॉड का वैल्यू 13 है, तो यूनिट वेक्टर कितना है आर डॉट, और ये कितना है 3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 5/13। क्या यहाँ तक समझ पाए आप लोग?
इसमें देखो एक और पार्ट था, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन वो है 5/30। ये जो डी होता है वही तुम्हारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ डी का काम कौन कर रहा है, 5/30 है ना। अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में अगर आप टैली करोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में आप इसको टैली करो, तो देखो डी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 5/30 ही तो है ना। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ये हो गया 5/30। क्लियर, क्लियर अंजू? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस टू नॉर्मल फॉर्म। तो गाइस नॉर्मल फॉर्म किसका होता है, वेक्टर का होता है ना। नॉर्मल फॉर्म किसका होता है, नॉर्मल फॉर्म तो वेक्टर का। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं रिड्यूस करूं तो नॉर्मल फॉर्म में देखो ये कार्टेशियन भाई, अगर कार्टेशियन का नॉर्मल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो आपको क्या करना होगा, कार्टेशियन का नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ आपको क्या करना होता है, देखो डीआरएस तो आपको पता ही है। आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप वेक्टर का नॉर्मल फॉर्म कर रहे थे, अब तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड किया था ना बोथ साइड। ये क्या था, ये अगर आप ये एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ हम क्या किया था, मैग्नीट्यूड से ही तो डिवाइड किया था ना, राइट। तो यहाँ पे अगर इसका अगर मैं बोलूं कि आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो गाइज यहाँ पे जो IJK का कोएफिशिएंट है वो कौन है, 1 -2 -2 है ना, 1 -2 है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे आप इसका इक्वेशन को ये आपका गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है तुम्हारा x - 2y - 2z = 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूं यहाँ पे गाइस के वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड, इसको नंबर 1 नाम दे दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय, किससे आप डिवाइड करोगे, 1 का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया गाइस, 4 + 4 8 और 9, दैट इज बाई 3, राइट, है ना। तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, x/3 -2/3 -2/3z = 4, ये होगा, यही है आपका इसका नॉर्मल फॉर्म। फिर यहाँ पे बोला है ऑल्सो फाइंड द डीसी, अच्छा बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। गाइस मैंने पहले ही बोला कि ये आपका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर यही होता है 4, और उसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड द डीसीएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो गाइस डीसीएस तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसका डीसीएस क्या है, इसका डीसीएस है 1/3 -2/3 एंड -2/3, राइट, यही है डीसीएस इसका, ठीक है। Yes, sir. ओके ठीक है, निश्चय क्लियर है। ओके next sum, find the vector equation of a plane which is at a distance of 6 units from the origin। तो ये आपका d है and has 2 -1 2 as the DRS of a normal to it, DRS of a normal to it, ठीक है, DRS नॉर्मल टू। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, ये आपको नॉर्मल वेक्टर आप निकाल सकते, देखो यहाँ पे आपको d का वैल्यू दिया गया है, सॉरी ये d तो नहीं बोल सकते अभी के लिए, रुको, ये हम लोगों को जो दिया गया है, अच्छा हाँ 6 तो वही दिया गया है। तो यहाँ पे n वेक्टर आपको गिवन है, n वेक्टर आपको क्या गिवन है, 2i - j + 2k, ठीक है। और गाइज ये जो है ये क्लियरली ये बोला है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है टू द प्लेन। तो इसका मतलब क्या है गाइज, आपको यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है ये ऑलरेडी आपको d निकाल के दिया गया है।
प्रीवियस टू प्रीवियस सम में देखोगे यहाँ पे क्या था, ये जो था ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं था, ठीक है, ये कोई एक फालतू कोई तरह का नंबर था। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको ये वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया तो इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ हम लोगों को डिवाइड करना पड़ा। लेकिन गाइस यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 6 यूनिट दिया है, तो मतलब ये ऑलरेडी 6 आपको दिया है, ये आप किसी से आप डिविजन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्योंकि आपको n वेक्टर पता है तो आपको यहीं पे आपको अलग से इसका यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? निश्चय यहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दे दिया, ये फिक्स्ड है, यही तुम्हारा डी है, ये डी ऑलरेडी दे दिया। तो अब तुम जैसे अगर कोई लड़का ये सोच रहा है कि यहाँ पे ये वाला सब में जैसे यहाँ पे ये एन वेक्टर को डिवाइड करके हम लोग यूनिट वेक्टर बनाया था, तो यहाँ पे भी अब वही करना है। लेकिन गाइस यहाँ पे वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन नहीं था, तो ये डिवाइड होकर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बना था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बता दिया 6 यूनिट है, तो इसको आप किसी भी तरह का कोई डिविजन वगैरह मत कर देना यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, d2i माइनस जे प्लस 2k, और इसको अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवीजन किससे होगा, 4 + 1 + 4, ये 2i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। तो आपका क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अगर हम लोग करते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या हो गया गाइस हमारा, फिर r डॉट यूनिट वेक्टर ये है आपका 2i माइनस जे प्लस 2k और यहाँ पे 6 आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आया, वो दोनों सम का डिफरेंस समझ आया आपको? हाँ यस सर। ओके फाइन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन रेडी होगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच्ड है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओके गाइस आप लोग इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बोला ना, क्या कोऑर्डिनेट्स बोला, ओके ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो आप हम लोग ऐसे वेक्टर के फॉर्म में तो कोऑर्डिनेट्स नहीं बोलते, हम लोग उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जिसको कोऑर्डिनेट्स, ये वर्ड मेंशन कर रहा है कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हम लोग पूरा वेक्टर में डील कर रहे हैं। तो आप फिर उसको कोऑर्डिनेट्स नहीं बोल सकते, बाद में आप कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या होता है गाइस, ये हो जाता है हमारा d इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ n। तो d कितना है आपका, d आपका 6 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। और यूनिट वेक्टर क्या है आपका, ये आपका यूनिट वेक्टर है। इसको आप लिखोगे 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स अगर आप कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बोला है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर आपको पॉइंट्स पता है तो कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 4 - 2 4। ये समझ आया, coordinates of the foot of the perpendicular, Yes sir. foot from the foot of the normal to the normal मतलब perpendicular यूनिट। निश्चय क्लियर? यहाँ पे भी देखो सेम सम है, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane thus। फिर यहाँ पे foot of the perpendicular को निकालने को बोल रहा है, drawn from the origin to the plane, origin से plane के ऊपर में जो perpendicular ड्रॉ किया गया है उसका फुट मांग रहा है। इस देखो प्रीवियस केस में भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, जरा इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो डिस्टेंस पहले से दिया था, हम लोगों ने इसको मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड, यहाँ मैग्नीट्यूड डाल करके इसको हम लोगों ने ठीक ठाक करके इसको नॉर्मल फॉर्म में लाया, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो नॉर्मल फॉर्म में है ये क्या है, 2/3 - 1/3 2, ये क्या है, ये तो डीसीएस है ना, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है। यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये तो डीसीएस में कन्वर्ट हो गया ना। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है
ये जो आपका एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको सबसे पहले आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, अभी अभी मैंने बोला आप किससे डिवाइड करोगे यहाँ पे, डिवाइडिंग 2x मुन्ना 2x से, ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, इसको 1 दे दो नाम, ऑफ 1 बाई, ये किससे करोगे आप, 4 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना हो गया 25 रूट 29, राइट। रूट 29 से डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 2x बाय रूट 29 माइनस 3y बाय रूट 29, और ये हो गया आपको प्लस 4z बाय रूट 29, और ये हो गया 6 बाय रूट 29। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला था गाइस, आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। तो गाइस अभी अभी देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ बताया है, d इंटू n यूनिट वेक्टर। तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी आपका यूनिट वेक्टर रेडी है, जैसे ही आपने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर आपका। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या बोला था मैंने, d इंटू यूनिट। तो गाइस d आपका क्या है, d आपका ये बन चुका है क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है, तो 6 बाय रूट 29, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपका क्या है गाइस, यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पे, 2 बाय रूट 29 कॉमा माइनस 3 बाय रूट 29 कॉमा 4 बाय रूट 29। अगर आप इसको फॉर्मेट के हिसाब से देखना चाहते हो तो गाइस देखो, अगर आप यू डोंट हैव टू, द गिवन एक्सप्रेशन इज इन कार्टेशियन फॉर्म ना। ओके, अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको ये इसको अगर आप अगर फॉर्मूला वाइज देखना चाहते हो तो ये जो होगा ये होगा एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, आप ऐसे याद रख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में जैसे मैंने बोला ना, डी इंटू यूनिट वेक्टर, ये एक्चुअली वही चीज है। यूनिट वेक्टर एक वो तो डीसीएस ही निकाल देता है ना, अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो तो वो इनडायरेक्टली क्या है, कार्टेशियन के फॉर्म में हम लोग उसको डीसीएस नहीं बोल सकते, वो तो डीसीएस ही होता है। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करके जो लेकर आओगे ये कितना हो गया 12 बाई 29, ये हो गया माइनस 18 बाई 29, और ये हो गया आपका 24 बाई 29, ये हो गया आपको, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डीसीएस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। दिस अगेन गाइस यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, तो ये 2i माइनस 3j माइनस 6k। गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट को रखने का कोई सिस्टम नहीं, कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के इस तरफ रहता है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया उसको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज को आप लोग ध्यान से रखो, ये जो इक्वल टू के इस साइड में जो होता है नॉर्मल फॉर्म में, वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो क्या ये डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? जवाब है नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ हमारा इस तरह का चीज बनेगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, बाय द वे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये कोई अलग तरह का नंबर है जो यहाँ लिखा है। अब इस केस में आपका ये क्या है, ये आपका एन के तरह एक्ट कर रहा है गाइस, ये आपका एन वेक्टर है क्योंकि नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग अभी हम लोगों ने सम को किया, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे गाइस, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे आप, तभी तो ये इस फॉर्मेट में आएगा ना, ठीक है। तो आप जब मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या दिखेगा गाइस, r डॉट, ये कैसे हो जाएगा, ये 2i सॉरी माइनस 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय, ये आप करोगे तो कितना आएगा गाइस बोलो तो, 4 प्लस 9 प्लस 36, ये भी होगा 5 डिवाइडेड 49, जो 9 जो 49 तो 7 बन के बाहर आएगा, हाँ। तो ये हो गया आपका r डॉट माइनस 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाई 7, और ये हो गया आपका
5/7। ये हो गया। आपको क्या निकालने बोला था? डीसीएस। तो डीसीएस की यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है आपका रिक्वायर्ड डीसीएस क्या है। डीसीएस आपका हो जाएगा -2/7, 3/7 और 6/7, राइट। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट -1 2 1, -1 2 1 से प्लेन पास करा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। मतलब मेरा कोई प्लेन है कहीं पे, ये ऐसे कोई प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है -1 2 1, ये एक पॉइंट है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये लाइन जो है, लाइन कहीं ना कहीं है ऐसे परपेंडिकुलर, और ये लाइन का 2 कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, 2 पॉइंट आपको गिवन है। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर लाइन और प्लेन एक दूसरे के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली वो दोनों पैरेलल है, राइट। तो दो चीज जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, दोनों का डीआरएस सेम होता है। तो गाइस लाइन का जो डीआरएस होगा, मेरा प्लेन का भी डीआरएस सेम होगा, राइट, है ना। हाँ। ओके, तो डीआरएस ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये दोनों लाइन का जॉइनिंग -3, 1, 2 2 3 4, तो ये कितना हो गया 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2, ठीक है। Therefore DRS of the plane is also equals to 5,2,2, यहाँ लिखेंगे since line is perpendicular to the plane, ठीक है। ओके, अब देखो तुमको प्लेन का डीआरएस पता है, तुम्हारा प्लेन यहाँ पे ऑलरेडी किस पॉइंट से पास करता है वो भी गिवन है, तो ये तो एकदम हलवा सम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, -1 2 1 एंड हैविंग डीआरएस 5,2,2 इज, ये कितना हो जाता है a इंटू x माइनस x1, तो a कौन है आपका 5, x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब इसको ठीक से अरेंज कर दो, 5x प्लस 2y प्लस 2z, ये कितना हो गया 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया, ठीक है। ये पहला सवाल का। दूसरा बोला फाइंड ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो ये आपका जो इक्वेशन आया है गाइस, ये इससे आपको d का वैल्यू निकालना है, d। तो आप d का वैल्यू कैसे निकालोगे? पहली बात गाइस, ये जो 5x, अरे यार 5x प्लस 2y प्लस 2z, पहले तो इक्वल्स टू 1 करो। क्या इसको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बोल सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ये लाइन तभी बनेगा जब ये डीआरएस से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तभी तो ये तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ना, ये तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन नहीं है, ये तो नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में होता है तभी ये इक्वल टू के साइड वाला चीज आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होता है। तो अगर मैं बोलूं डायरेक्ट, अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन निकालो तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 1/√, ये कितना हो गया 25 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया गाइस 1/√32 33, सॉरी, है ना। हमें तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करें फालतू का, बात समझ आया? सब नीचे क्या लिखे हो दिख नहीं रहा है बाबू, √33, ये मैंने बोला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें बोला था फाइंड आल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं तो अंजू वो क्या होता है बाबू, अगर तुम्हारा इक्वेशन इस फॉर्म में तभी तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होता है ना, है ना। लेकिन हाँ। ये जो मेरा इक्वेशन आया है ये तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये तो कोई फालतू इक्वेशन। तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डीआरएस का प्रोडक्ट का डीआरएस का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट लेके इसको डिवाइड करते, तब ये नॉर्मल फॉर्म में जाता है,
है ना। तो यहाँ नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो ये मेरा इक्वेशन आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो गाइस यहाँ पे ये जो नंबर है 1, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन से कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये वाला नंबर डीआरएस के स्क्वायर के सम के साथ, वो स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड होगा, तभी ये ओके। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे जो चाहिए मैंने वही कर दिया। बात समझा अंजू। अगर तुम चाहो तो यस इसको सर। नॉर्मल फॉर्म में भी रख सकते हो, अगर तुम चाहो तो इसको नॉर्मल फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में कर देने से बेटर होता, क्योंकि वहीं से आपको ये वाला जवाब भी मिल जाता, है ना। मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रखने से भी चलेगा आपका। दूसरा टॉपिक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। एक वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे अगर वो 3 गिवन पॉइंट से पास करता है। तो गाइस आप लोगों को याद होगा, एकदम पहला क्लास जिसमें हम कराया था, उसमें मैंने बताया था कि 3 पॉइंट अगर गिवन होता है तो कैसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखते हैं, याद है आपको। डीआरएस को ए बी सी मान लेते थे और एक पॉइंट के हेल्प से पहले ये इक्वेशन लिखते थे, याद है, याद है ये इक्वेशन, सी टाइम्स ऑफ जेड प्लस Z1, ये पॉइंट और एबीसी डीआरएस मान के मैंने इक्वेशन लिख दिया। आप क्या करते थे, बी को इसमें डालते थे, क्योंकि बी बीसी प्लेन का पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एबीसी में एक इक्वेशन आया था, फिर इसको भी डालते थे, एबीसी में एक दूसरा इक्वेशन आ जाता था। उन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते थे, एबीसी का वैल्यू आता था और उसको यहाँ पे प्लेस करते थे, याद है। ये कार्टेशियन में मैंने सिखाया है कैसे 3 पॉइंट रहने पे इक्वेशन निकालते हैं, याद है, एकदम पहला क्लास था ये, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ये पहला क्लास का सम था एकदम। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गाइस, हम लोगों को बोला है वेक्टर इक्वेशन। तो गाइस ऐसे देखो, वेक्टर इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन पता तो क्या आप उसको वेक्टर में लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि नहीं हमको वेक्टर से ही करना है पूरा प्रोसीजर, तो हम कार्टेशियन इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, जबकि लास्ट में फिर आपसे पूछ भी रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, आप लोग वो पहले वाले मेथड से इसको कर पाओगे या मैं वेक्टर वाला करा दूं। हाँ? वेक्टर वाला करा दीजिए जस्ट इन केस। ओके, तो वेक्टर वाले का जो हम लोगों ने जो सीखा है वो है इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन नहीं बोला बाय द वे, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें, नॉर्मल इक्वेशन नहीं बोला, तो हम लोग इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे भी नहीं, हम लोग ये लिख सकते हैं अंजू। यस सर। ओके, तो ए हो एक एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे आप लोगों का आपको क्या बोला गया है, 3 पॉइंट से पास करने वाला, ये तीनों पॉइंट जो है ये प्लेन के ऊपर ही मेरा लाई करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान ले रहे हैं कि लेट, अच्छा ये मान लो लेट ए इज इक्वल टू, अच्छा नाम ऑलरेडी एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मानेंगे लेट let the required plane passes through A, जो कि है 2,2 - 1, ठीक है। whose पोजीशन वेक्टर तो लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, ये आप पीवी लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। पोजीशन वेक्टर इज, जिससे पास करता है उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, 2i + 2j - k, ठीक है। एंड इज नॉर्मल टू द वेक्टर n, यही दो चीज सही होता है। तो n वेक्टर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a आपका फिक्स हो गया जहां से वो पास कर रहा है। तो अब हम लोगों को निकालना होगा ए बी क्रॉस ए सी, ये याद रखना है आपको, ए बी क्रॉस ए सी आपका n वेक्टर है। तो गाइस ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालेंगे, पहले उसके लिए आपको ए बी वेक्टर पता होना चाहिए। तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, b - a। तो ये कितना हो जाएगा आपका, b - a जब करोगे तो 3 - 2 कितना होगा, i, 4 - 2 ये हो जाएगा आपका 2j, और ये कितना हो जाएगा 3k, राइट। और फिर उसके बाद है AC, AC का मतलब है C - a, मतलब 7 - 2 कितना हुआ, 5i, 0 - 2 - 2j, 6 AC, C - a 6 + 1 7k, राइट। अब हमें n वेक्टर निकालना है, और n वेक्टर क्या है, AB
क्रॉस AC, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहला रो होगा AJIJ और AB वेक्टर का कोएफिशिएंट होगा सेकेंड रो 1 2 3 और AC का होगा 5 -2 7। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो तो कितना हो जाएगा? ये 14 + 6 20 -J, ये कितना हो जाएगा? ये गया 7 - 15, ये -8 हो गया। ये कटा, ये कितना होगा? -2 -10, ठीक है। तो n पता चल गया, a आपको पता है। तो गाइज अब इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम क्या है? r.n = a.n, ये मेरा इक्वेशन है। n क्या वेक्टर है? और a.n, तो a.n क्या हो जाएगा आपका? a वेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी है और n के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 + a2 = 16 और ये +12 r.20i + 8j - 12k, ये कितना हो गया गाइस बोलो तो? 56 और 12 कितना? 68 है ना। हल्का कॉमन 2 से कैंसिल हो पा रहा है? हाँ सर, 4 से तो 2 कैंसिल हो से रहा है। 4 से हो 4 जाएगा। से कर देते हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा 5i + 2j - 3k = 17। ये हुआ आपका वेक्टर इक्वेशन। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करोगे? हम लोग जानते हैं r को सिर्फ आपको लिखना है xi + yj + z और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या दे देगा? ये दे देगा आपका 5x + 2y - 3z = 17। क्लियर है? अगर इस केस यस में सर। अगर मैं बोलता कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन निकालो, तो क्या करते हैं? मान लो वेक्टर वाला ही से अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन निकाल, तो अब क्या करोगे? सर रिपीट। अगर मैं ये वेक्टर इक्वेशन से बोलूं कि मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन चाहिए, हम लोग ये n वाले को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से मिल जाएगा। n वाले को किसको? 5y + 2j - 3k मल्टीप्लाइड बाय 17 कर देंगे, मिल जाएगा। तुमको उसके लिए क्या करना होगा? उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सॉरी कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये वेक्टर का, उसको मैग्नीट्यूड को 17 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, मतलब 17 बाय मैग्नीट्यूड, तब जाके नॉर्मल, तब तुम्हारा जाके वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आ जाएगा। ठीक है? यस सर। Okay. Find the vector equation of the plane. ओके, निश्चय बोल रहा है कि बोथ साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे अगर, तो तुम्हारा जो ये इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो वो भी ठीक है, क्वेश्चन में मुझे नॉर्मल फॉर्म बोला था नहीं, डिवाइड मैं करने से देन उसके बाद मल्टीप्लाई, वही तो मैं बोल रही थी। अंजू बोथ साइड डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? अगर बोथ साइड मान लो इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कितना आया था इसका? मैग्नीट्यूड कितना आया था इसका पता नहीं, जो भी है इसके मैग्नीट्यूड से अगर निश्चय तुम अगर बोथ साइड डिवाइड करते हो तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें नॉर्मल फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये जो नंबर है इसको अगर हम इसके वो जो DRS का स्क्वायर का सम ओवर स्क्वायर रूट अगर डिवाइड कर देते तो भी मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आ जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और इसको भी आप मैग्नीट्यूड से, उसको भी आप, लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म नहीं बोला है, इसीलिए मैं इसको डिवाइड करना नहीं चाहता था। बात समझ रहे हो, मुझे तो सिर्फ डिस्टेंस मांगा है ना, तो मैं सिर्फ इसी को डिवाइड कर दूंगा वहां पे। क्लियर है निश्चय? देखो गाइस, यहाँ पे भी फिर से सेम सवाल है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। अब आप लोग जानते हो किस तरह से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल पाओगे, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टेक्निक होगा। इसके बाद एक और सा में, इफ फ्रॉम अ पॉइंट P ABC perpendicular PA and PB are drawn to YZ and ZX, find the vector equation of the plane OAB। OAB प्लेन का हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है। गाइस देखो, इसमें ध्यान से, एक पॉइंट P आपको पता है ABC, राइट, और परपेंडिकुलर PA, मतलब A पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PA जो है वो YZ पे परपेंडिकुलर है। तो अगर YZ पे अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट क्या है, ये होगा, और PB जो है वो ZX के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट ZX है ना, तो A 0 C, ये बोल सकते हैं हाँ या ना? ये तीनों कोऑर्डिनेट समझ आया? एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना कोऑर्डिनेट्स अंजू, ए और पी बी पी का। कोऑर्डिनेट ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है पी जो है वो ए परपेंडिकुलर है किस पे, वाईजेड प्लेन पे। तो अंजू, अगर पी ए परपेंडिकुलर है वाईजेड प्लेन पे, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वाईजेड प्लेन अगर बोला तो सिर्फ वाई और जेड वाला ही चीज सर्वाइव करेगा, एक्स वाला जीरो हो जाएगा। ओके, और बी जो पॉइंट है वो ZX प्लेन पे है, तो ZX प्लेन पे तो सिर्फ x और z वाला पार्ट ही सर्वाइव करेगा, बाकी सब जीरो होगा। तो अभी अभी तो मैंने बताया कि 2 पॉइंट अगर 3 पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे लिखोगे, इससे पास कर रहा है, ठीक है, नहीं ये ओरिजिन से किससे पास कर रहा है, द पॉइंट दिस perpendicular to this and this, find the vector equation of the plane OABC। OABC, ओ सॉरी, ए और बी तो आपको पता है, और देखो ओ का मतलब तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्सली ये ओरिजिन है, नहीं जानते क्या भैया? जिस 3 पॉइंट से मिलकर मेरा प्लेन बन रहा है वो है OABC, OAB, तो O तो ओरिजिन होता है और A और B तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये जो P जो है ये कंफ्यूज करने के लिए एक फालतू पॉइंट दिया गया है जिसके हेल्प से आप सिर्फ A और B को निकाल सकते हो, इसका और कोई आगे यूज नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट पता है, 1 2 3, तो अभी तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो अगर आपको 3 पॉइंट पता है तो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। ओके, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, गाइस ये बार बार मैंने बोला, चाहे वो स्ट्रेट लाइंस का एंगल्स हो, चाहे वो नॉर्मल डीआरएस डीसीएस का एंगल हो, अगर आपको 2 लाइन का डीआरएस पता है या 2 प्लेन का डीआरएस पता है, गाइस हमें अपना जो खानदानी फॉर्मूला है हमें यही यूज करना होता है अगेन एंड अगेन। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, डीआरएस अगर आपको पता है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो वो डीआरएस डीसीएस वाला चैप्टर हो, हमेशा दो चीजों का डीआरएस अगर पता है तो उसका एंगल ऐसे निकलेगा। ये देखो, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। तो A1 क्या है, 2 -1 1, A2 B2 C2 क्या है, 1 1 2। क्या आप एंगल नहीं निकाल पाओगे इससे? ये बहुत स्ट्रेट है। क्लियर है अंजू, समझ आया? यस सर। ओके, यहाँ पे भी देखो वही तमाशा है, यहाँ पे इसका डीआरएस कितना है, 1 1 2, इसका डीआरएस है 2 -1 2 -1 1, इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, अगर ये दोनों बोला है शो करो ये दोनों राइट एंगल है, तो भैया आप सीधा सीधी एंगल कैलकुलेट करो ना, 90 डिग्री आ गया तो हो गया राइट एंगल, और क्या बात समझ रहे हो। ये 2 6 6 3 4 -5, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, एंगल निकालो, 90 डिग्री आया, हो गया परपेंडिकुलर, खत्म। बात समझ आया? फिर इसके बाद बोला है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, या आप सिर्फ अगर बोला परपेंडिकुलर दिखाने को बोला है, तो हम लोग परपेंडिकुलर का दिखाने का एक और कंडीशन भी था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर ये 0 आ जाता है तो भी हम लोग बोल देते हैं ये परपेंडिकुलर है ना।
आप एंगल मत निकालो, आपको तो बोल रहा है राइट एंगल्स दिखाना है ना, तो आप सिर्फ ये कंडीशन को चेक करो, अगर ये 0 आ जाता है खेल खत्म। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, आपका A1 B1 C1 क्या है, आपका A1 B1 C1 ये है, ठीक है, बोला है ये परपेंडिकुलर, तो गाइस इनका प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 करो, लैम्डा में एक इक्वेशन आएगा, वहां से आपको लैम्डा का Sir, वैल्यू आएगा। this is the same as the angle between the straight lines वाला। एग्जैक्टली, ठीक है, यहां से नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का, यहां तक मैंने कंप्लीट Yes, किया, sir. नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.